हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में। देखिए, हम पिछली क्लास में 1861 तक का मामला पढ़ चुके थे। अब 1861 से जो अगला एक्ट आया वो एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब जो 61 के बाद जो घटनाक्रम हुआ, देखिए हम फिर बात कर रहे हैं कि जब तक कि हम ये न समझ लें कि उस समय का सामाजिक परिदृश्य क्या है, तब तक हमें पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो उतने अच्छे से समझ नहीं आएंगे और रटना हमको है नहीं, ठीक है, समझना है। अब 61 के बाद और 92 से पहले जो घटनाक्रम हुए वो क्या थे? अब देखिए, कई घटनाक्रम इसमें हुए। पहला, दिल्ली दरबार का आयोजित होना 76 में लॉर्ड लिटन ने कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आना, अकाल का पड़ना, सरकार द्वारा एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना और मुनाफा कमाने का मतलब कुल मिलाकर जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा था वो बढ़ रहा था। अब यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, 1858 की क्रांति हो चुकी है और देखिए कि बेशक अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबा दिया था, लेकिन अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि अगर ये क्रांति दोबारा उठी और संगठित अगर हो गई तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज भी अब क्या चाह रहे थे कि जनता कैसे भी शांत रहे। दूसरी तरफ जो उस समय के भारतीय नेता थे और वो ये नहीं चाहते थे कि जिस क्रूरता के साथ 1857 की क्रांति को दबाया गया था, ऐसी भयावहता वो फिर से देखें। मतलब दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि दोनों में एक म्यूचुअल कंसेंट बन रहा है और उसी म्यूचुअल कंसेंट का रिजल्ट निकल के आया इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो रहा है कि 1885 में बन गई। 1885 में अंग्रेजों ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और कुछ भारतीय नेता जैसे हमारे दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, ये सब लोग मौजूद थे उसमें। अब बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। अब इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस को बनाया। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए हम क्लास में एक मॉनिटर बना दें। अब मॉनिटर को कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी ना, दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई देखो ये मॉनिटर है तो ये स्पेशल हो गया। अब उसको स्पेशल ना बनाए तो जनता क्या कहेगी, अरे तो ऐसे ये कुछ नहीं। ताकि वो चाह क्या रही थी अंग्रेज सरकार कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या करें कि पहले तो ऐसी स्थिति ना आने दें कि कोई विरोध हो, और अगर स्थिति आ रही हो तो समय रहते अंग्रेज सरकार को इन्फॉर्म कर दें और अब उनका शासन लंबे समय तक चलता रहे। दूसरी तरफ भारतीय नेता क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अब ऐसा है कि जब हम सरकार से बात करेंगे तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से सरकार हमारी बात सुन सकेगी, हम अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकेंगे और जनता के लिए कुछ राहतें प्राप्त कर सकेंगे। अब ये कार्यक्रम चल रहा था। अब देखिए मॉनिटर तो बना दिए, अब मॉनिटर की कुछ बातें माननी भी तो पड़ेंगी, उसको कुछ स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, तभी तो जनता उसकी बात सुनेगी। तो उस स्टेटस को देने के ही लिए ये जो 1892 का एक्ट है, 1885 से लेकर 91 तक के जो कांग्रेस के अधिवेशन थे, उनमें जो डिमांड्स कांग्रेस ने रखी थी, भारतीय नेताओं ने रखी थी, उन्हीं डिमांड्स को पूरा करने और राजनीतिक विकास जिसका के वादा उन्होंने किया था उसको करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। अब देखिए क्या हो रहा है, रेवड़ियां बटेंगी। अब रेवड़ियां क्यों बटनी है कि भाई शांत रखना है लोगों को। पहला क्या कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें कुछ अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य जोड़े जाएंगे। देख रहे हैं, नॉन ऑफिशियल। लेकिन चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे प्रांत की बात करें, दोनों ही जगह सरकारी सदस्यों की बहुमत उन्होंने जारी रखा। मतलब सदस्य तो जोड़ दिए लेकिन बहुमत कहाँ रखा, बहुमत अपने पास रखा। और देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो विधायी परिषद थी, उसके कार्यों को बढ़ा दिया। मतलब अब वो क्या कर सकती थी, सरकार से प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर चर्चा कर सकते थे। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि बजट पर चर्चा करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ या सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अब तो मालिक लोग हो गए, बजट पर चर्चा करेंगे, सरकार से पूछ सकते हैं। हालांकि सरकार की अपनी चॉइस है कि वो जवाब दे या ना दे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि रेवड़ी दिखाई तो दे रही है लेकिन मिल नहीं रही है। अच्छा, आगे क्या हुआ कि भारत में पहली बार सीमित रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रयोग किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम जानते हैं क्या होता है कि जो हमारे मतलब जनता सीधे निर्वाचन न करके जनता के प्रतिनिधि निर्वाचन करते हैं। था क्या ये मामला कि जो केंद्रीय विधायी परिषद थी उसमें वॉयसरॉय प्रांतीय सरकारों, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब की अनुशंसा पर केंद्रीय विधायी परिषद में नामित करता था सदस्यों को। तो क्या हो गया, किसकी अनुशंसा पर कर रहा है, प्रांतीय सरकारों की। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट यूज ऑफ इलेक्शन हो गया। वैसे ही जो गवर्नर होता था प्रांतों का,
वह स्थानीय बॉडी जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब की अनुशंसा पर जो प्रांतीय विधायी परिषद थी उसमें सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्यों को नामित करता था। अब क्या हुआ, हमने क्या देखा कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रयोग हुआ। इसको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है इस एक्ट के बारे में, और इस बात को भी हमें समझ में और ध्यान में रखना है कि उस समय पर जो सामाजिक बदलाव आ रहे थे वही कारण हमेशा बनेंगे राजनीतिक परिवर्तन का।